व्हाट्सअप गाइस, मैं शिव क्रैक एनसेट की टीम से एंड एज अ प्रॉमिस्ड कि विजय बैच जो हमारा लॉन्च हो गया 8th को, उसका सबसे पहला वीडियो मैं ही लाऊंगा। तो यस, हियर वी आर विद द जनरल टेस्ट। कोई मेरी शर्ट के पीछे नहीं देखेगा किसका नाम है। आपके नितिन सर की शर्ट चुरा ली मैंने। तो या जनरल टेस्ट क्लास 1 बाय शिव ऑब्वियसली। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वैसे गाइस गाइस बहुत खत्म है, गर्ल्स भी करना चाहिए। ठीक है गाइस एंड गर्ल्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं और उसके मेन टॉपिक्स आप देख सकते हो। पीक्स एंड माउंटेन रेंजेस, पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहाड़ चढ़ना तो सबको पसंद है, पहाड़ के बारे में पढ़ना किसको पसंद है आज ये पता चल जाएगा। इंडियन टोपोग्राफी पढ़ेंगे बाद में। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, स्टेट्स एडजेसेंट टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी पढ़ेंगे। अब लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, क्विक क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस, कि नेपाल के साथ किसका बॉर्डर टच नहीं होता है। योर ऑप्शंस आर, केबीसी खेल रहा है, योर ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, हिमाचल, नागालैंड एंड सिक्किम। तो 5 सेकंड आपके पास। 10 करोड़ का सवाल तो नहीं है, पर हाँ ठीक है, आंसर दे दो। तो जिसने बोला नागालैंड, यू आर करेक्ट। बाकी जिसने सिक्किम वगैरह बोला, आप गलत हो गए हो दोस्तों, आते ही गलत हो गए। अब कोई नहीं, हम पढ़ाएंगे, अब आपको पता चल जाएगा सब कुछ। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सिटीज एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। जैसे रांची क्यों इंपॉर्टेंट है? तला की वजह से? धोनी की वजह से? नहीं। रांची इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा आयरन और कोल का इंपोर्ट होता है। उसके अलावा प्लेसेस विद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ताजमहल, हमारे प्यार की निशानी के बारे में पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, सॉइल्स, घाट्स एंड कोस्टल प्लेन्स, रिवर्स एंड डेल्टास, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। बहुत ज्यादा पानी है इंडिया में, बहुत ज्यादा पानी के बारे में पढ़ेंगे हम। शाउट आउट टू राजस्थान। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं माउंटेन एंड माउंटेन पीक्स, मतलब माउंटेन पीक्स और माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं पहले। माउंटेन पीक्स और माउंटेन रेंजेस के बीच में डिस्टिंग्विश बता देता हूँ, डिफरेंस बता देता हूँ। एक सिंगल ओ ओके पेन एक सिंगल पहाड़, उसकी चोटी, उसको बोलते हैं माउंटेन पीक। ठीक है। और जब पहाड़ों के बीच में दोस्ती हो जाए, एक पहाड़ हाथ पकड़ के दूसरे पहाड़ के साथ, हाथ पकड़ के तीसरे पहाड़ के साथ, हाथ पकड़ के चौथे पहाड़ के साथ खड़ा हो जाए, तो इस सेट ऑफ पहाड़ों को हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। तो अगर हमको डिफाइन करना हो इंग्लिश की क्लास तो अ सेट ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड अ रेंज। क्यों लिख रहा हूँ ये मैं इंग्लिश क्लास पर? ठीक है। तो इंडिया के बारे में जानना चाहो तो इंडिया का हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा है जिसका ऑल्टीट्यूड है 8586 मीटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पे लिख लो। ऑल्टीट्यूड के ही क्वेश्चन आते हैं और आपसे नहीं पूछेंगे कितने लोगों ने चढ़ा है वो पहाड़, कितने लोगों ने क्या किया है। आपसे ये पूछेंगे कि इसका ऑल्टीट्यूड कितना है और कहाँ पे सिचुएटेड है। तो कंचनजंगा 8586 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बहुत लोगों को लगता है कि K2 है, K2 है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। नहीं दोस्तों, K2 आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर में। तो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर में तो इंडिया नहीं आता ना ऑब्वियसली। तो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर में आता है K2, इसका मतलब K2 इंडिया में नहीं है दोस्त। तो इसके अलावा अगर हम देखें अदर सिग्निफिकेंट पीक्स ऑफ इंडिया, अनाईमुड़ी हाईएस्ट हाईएस्ट इन वेस्टर्न घाट्स, मतलब हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स है अनाईमुड़ी। दोदा बेटा हाईएस्ट पीक इन तमिलनाडु। वन सेक, हाँ क्या हुआ है? ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु साउथ इंडिया में हाईएस्ट पीक है। गुरु शिखर विच इज द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ पे? अरावली रेंज आती है गुजरात टू दिल्ली। तो जब आप दिल्ली जाते हो तो आपको दिखता है ना बहुत बहुत खूबसूरत से पहाड़, मतलब दिल्ली में बहुत चीजें खूबसूरत हैं और उनमें से एक पहाड़ भी है। तो दिल्ली जाते वक्त जो आपको पहाड़ दिखते हैं वो है अरावली रेंजेस। तो बाकी अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी सबको पता है? द हिमालयन रेंज होना चाहिए। हिमालयास को हमेशा द करके करते हैं क्योंकि दे आर द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस फॉर इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर आज हिमालयाज नहीं होते तो शायद से मेरे को एक बहुत बड़ी सी पफर जैकेट पढ़ा के आप पहन के आपको पढ़ाना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो हिमालयाज है ना, वो यूरेशिया और रशिया, मतलब एक ही है, यूरोपियन रशिया और रशिया जो एशियन रशिया है, वहां से जो नॉर्थन विंड्स आती है, कोल्ड नॉर्थन विंड्स, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो यहाँ पे भी बर्फ पड़ती।
वेस्ट बंगाल में अच्छा होता है वैसे, चलो ठीक है। ठीक है, उसके अलावा अरावली रेंज, देखो ये सब रेंजेस आपको नाम याद रखने हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी स्टेट्स के थ्रू जाती है, मतलब कौन सी स्टेट्स के अक्रॉस प्रेजेंट है। तो अरावली रेंज दिल्ली टू गुजरात, विंध्या रेंज गुजरात टू तमिलनाडु, सतपुड़ा रेंज गुजरात टू छत्तीसगढ़, ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो रेंजेस दोस्तों, मतलब घाट से इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई घाटी है, चंबल की घाटी नहीं है, वो रेंज माउंटेन रेंज ही है, पर उसका नाम ईस्टर्न घाट्स है। तो उड़ीसा टू तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, नीलगिरी रेंज और तीर पंजाल रेंज। नीलगिरी रेंज कहाँ आती है? नीलगिरी रेंज आती है ईस्टर्न तमिलनाडु, इस लिखा नहीं है यहाँ पे, पर नीलगिरी रेंज आती है तमिलनाडु से ईस्टर्न तमिलनाडु से केरला के बीच में, ठीक है। और पीर पंजाल नॉर्थ में, पंजाब के नीचे थोड़ा, ठीक है। तो एक चीज नोटिस की होगी आपने कि विंध्या रेंज, सतपुड़ा नहीं, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ये सारे एक ही जगह आके एंड हो रहे हैं, तमिलनाडु। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आया, जैसे पहले क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स आया था शायद से, तो उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, और उसमें से एक ऑप्शन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं था, पर एक ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, हाँ, तो एक ही ऑप्शन था तमिलनाडु का। तो आपको कहीं पे भी तमिलनाडु दिख जाए रेंजेस में, तो यू कैन 80% भी अश्योर्ड कि हाँ वही आंसर होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे चले तो वी विल लर्न अबाउट द हिमालयाज, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, पर इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं है। हिमालयाज के बारे में हमको ये नहीं जानना, मतलब एक चीज जान लेते हैं, हाँ, कि द बिगेस्ट mountain range, a mountain peak is present in Himalayas, which is the Mount Everest. The what is this? Makhi. The Mount Everest. एवरेस्ट की चोटी is present in the Himalayas, जिसका ऑल्टीट्यूड है 8848 मीटर्स, मतलब सबसे बड़ी है दुनिया में भी, और यही नेपाल में है। मतलब ये जो ऐसे हिमालयास का कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ नेपाल में आता है, कुछ इंडिया में आता है। मतलब इंडिया में मेजर जो नीचे वाले, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है, जो कम एल्टीट्यूड वाला पोर्शन है हिमालय का, वो इंडिया में आता है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो भी नेपाल में प्रेजेंट है, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा इंडिया में प्रेजेंट, नेपाल में प्रेजेंट है। प्रेसिडेंट नहीं, नेपाल का प्रेसिडेंट, इफ यू नो यू नो नेपाल में प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें तो हम कैसे चीज से किसी भी चीज को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, हमने ग्लोब को कैसे डिस्टिंग्विश कर रखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न ईस्टर्न। तो हम उसी तरीके से हिमालयास को भी डिस्टिंग्विश करेंगे नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना दूं, ये नॉर्थ है अपना, ये साउथ है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? ट्रांस हिमालयास, द ट्रांस हिमालयास, दीज आर द हाईएस्ट प्रेजेंट, ये इकलौता है जो पूरा नेपाल में, थ्रू आउट नेपाल में है। इसके अलावा हिमाद्री इसके जस्ट नीचे आते हैं, दीज आर द हाईएस्ट, ये याद रखना, ट्रांस हिमालयाज आर द हाईएस्ट पार्ट्स ऑफ द हिमालयस। उसके बाद हिमाद्री और इनर हिमालयस आते हैं, जो जस्ट थोड़ा नीचे है हिमालयस के। उसके बाद भी है हिमाचल और मिडिल हिमालयस। ये हिमाद्री यहाँ से ना इंडियन रेंज, मतलब इंडियन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, इससे ऊपर पूरा नेपाल में, और यहाँ इसका भी थोड़ा सा नेपाल में, पर ये इंडिया का मेजर पोर्शन लेता है। तो यहाँ से इंडियन रेंज स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको एक कुछ ऐसे ही कुछ जानना हो तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हिमाचल जहाँ से मैं हूँ, वहाँ मतलब ये नाम हिमाचल है, हिमाचल इसलिए हिमाचल नहीं है कि वहाँ पे मिडिल हिमालय आ जाते हैं, पर ठीक है, हिमाचल जो है वहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है? रियो, रियो पुरगिल। ये मेरे को इसलिए याद है क्योंकि इसका बहुत अजीब सा नाम था, मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था, मेरे को आज तक याद है, बहुत अजीब सा नाम है, पर ठीक है, इट्स अ फन फैक्ट इफ यू वांट टू नो। और द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द हिमालयस आर द शिवालिक्स, दीज आर कॉल्ड द फुटहोल्ड्स ऑफ हिमालयस, मतलब जो बेस है एकदम सबसे नीचे, फुटहोल्ड्स पैर नीचे होता है ना, तो सबसे नीचे वाला पार्ट जो है हिमालयस को, उनको शिवालिक्स बोलते हैं। फर्दर गोइंग वी हैव द घाट्स, आई टॉक अबाउट द घाट्स। अब घाट्स का क्या है ना, लोगों को लगता है घाटी क्या होती है, जैसे आपको पता है एक वो है कि घाटी एकदम ही एंड की एक तरफ घाटी है, एक तरफ वो है, वैसा नहीं होता। घाट्स क्या है? हमारे घाट्स हैं, जैसे मैं आपके लिए बनाऊं, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक है, विल मेक। तो दिस इज द इंडियन पेनिनसुला, इधर पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, राजस्थान के पास भी पानी है, ठीक है। तो ये इंडियन पेनिनसुला है, यहाँ पे कहीं हमारा महाराष्ट्र है, यहाँ पे कहीं हमारा केरला और तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये जो अरे क्या हुआ?
हाँ, तो ये जो रीजन है, ये महाराष्ट्र, व्हाट, ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच का जो रीजन है, दिस इज द पेनिनसुलर पार्ट। और अगर आपको लग रहा है ये घाट है, मतलब लग रहा होगा कि ये एंड है एक तरह से, तो ये जो एरिया अगर आपको लग रहा है ये घाट है, तो यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। दीज आर नॉट द घाट, दिस आर कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेस्टर्न घाट्स रनिंग पैरेलल टू द कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ पे तो पानी है, यहाँ पे प्लेन्स है, प्लेन्स है, तो घाट्स कहाँ पे होगी, घाट्स अपनी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। दे रन पैरेलल टू द कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे। तो ईस्ट में भी वैसे यहाँ पे अंदर इट इज अ इनलैंड थिंग, इट्स नॉट द बॉर्डर, इट्स नॉट द, मतलब कुछ पानी से टच होता, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ इनलैंड पार्ट ऑफ, मतलब इनलैंड पार्ट ऑफ इंडिया। और ये हमारी घाट्स है, अच्छे से विजुअलाइज कर लेना मैप में। तो वेस्टर्न घाट्स के बारे में, दो तरह की घाट्स हैं इंडिया में, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न घाट्स के बारे में हमको क्या जानना है कि 1600 किलोमीटर लंबी है, एंड दे रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करनी है इज कि ये कौन सी स्टेट्स के थ्रू जाती है। तो इट रन्स अक्रॉस 6 स्टेट्स विच आर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ जाता है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि वेस्टर्न घाट्स कौन सी स्टेट के थ्रू गई है। आप क्वेश्चन पेपर उठाओगे आपको दिख जाएगा। तो ये याद करने लायक है। हाईएस्ट पीक अगर आपको याद है तो मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे ही बताया था, थोड़ा ही पीछे जाओगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पर ठीक है, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अनाईमुड़ी है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब आपको पता नहीं है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, तो लेट मी गिव यू शॉर्ट ब्रीफ। यूनेस्को इज अ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऐसी जगहों को जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ मतलब इंडिजीनियस या इंडेंजर्ड स्पीशीज या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंस है। जैसे ताजमहल भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, पर हाँ शायद से है। ग्रेट कैनियन है, ग्रेट कैनियन, द ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन जो यूएसए में है, कैलिफोर्निया में, एरिजोना में, तो वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी चीजों को, ऐसी जगहों को जहाँ पे काम, जहाँ पे कुछ अर्थली वर्ल्डली इंपॉर्टेंस होता है, उसको वो वहाँ पे कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे जो हमारा द वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का होने के बाद वहाँ पे हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन, मतलब कंट्रोल्ड एफॉरेस्टेशन है, और डिफॉरेस्टेशन तो बैंड ही है एक तरह से। तो हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन बैंड है। तो ऐसे ही क्यों बैंड है, ऐसे ही बैंड नहीं है क्योंकि वो इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लोरा है, बहुत ज्यादा फौना है, बहुत ज्यादा ऐसे एनिमल्स है जो इंडिजिनियस है, एंडेंजर्ड है। इंडिजिनियस मतलब सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऐसे प्लांट्स भी हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, इसके अलावा अगर हम जानना चाहें तो इम्पोर्टेंट रिवर्स विच रन थ्रू द वेस्टर्न घाट्स आर गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। रिवर्स ऑब्वियसली, अब देखो कि ये हमारा पेनिनसुला है, ये मैंने बनाया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, राइट। अरेबियन सी, अरेबियन सी को अगर हम हिंदी में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, अरब का सागर। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और ये बंगाल है, और यहाँ पे मैं हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो अरेबियन, अब यहाँ पे कोई नदी आएगी तो वो अपना पानी कहाँ जाए छोड़ेगी, वो अरेबियन सी में ही छोड़ेगी। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि रिवर्स गोइंग टू अरेबियन सी। बस इतना ही जानना है हमको वेस्टर्न घाट्स के बारे में। और मॉनसून इफेक्ट करते हैं ये, वो हम आगे मॉनसून में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मॉनसून कैसे इफेक्ट करते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इंडियन मॉनसून ऑब्वियसली। तो आगे चले तो ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे। ईस्टर्न घाट्स के बारे में इससे भी, वेस्टर्न घाट्स से भी कम है। ईस्टर्न घाट्स के बारे में एक तो ये कि डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस है। डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस क्या होती है, डिसकंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस बहुत आराम से समझाता हूँ आपको। जैसे एक पहाड़ है, एक पहाड़ है, अब आगे क्या फिर से पहाड़ी होना चाहिए ना, रेंज है, तो मतलब वो पहाड़ से आता है, पर वो भूल जाता है। यहाँ वाला जो पहाड़ है वो भूल गया कि वो पहाड़ है, यहाँ वाला जो पहाड़ है वो भूल गया वो पहाड़ है, और वो एक प्लेट्यू या प्लेन में बदल गया, ठीक है। और फिर उसको फिर से याद आया, शिट मैं तो पहाड़ हूं, तो फिर से पहाड़ बन जाएगा, मक्खी, वो फिर से पहाड़ बन जाएगा, फिर से पहाड़ बन जाएगा, और वो फिर से भूल जा रहा है, फिर से बन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहाड़ को हो गया है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्या हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। तो पहाड़ को हो गया शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और वो भूल जा रहा है कि वो पहाड़ है, तो वो कभी कभी प्लाट्यू बन जाता है, पठार बन जाता है, कभी प्लेन बन जाता है। तो
यही है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनको नहीं है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ईस्टर्न घाट्स को इसलिए है क्योंकि वो है ओल्डर, वो पुराने हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, उनको याद रहता नहीं है कि वो क्या है। तो ये भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि वो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि वो ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स, वो पुराने हैं, पहले फॉर्म हुए थे। फॉर्मेशन कैसे हुई थी ये भी बहुत मतलब नाइव डीप सा टॉपिक है, अगर आपको जानना है तो मतलब पढ़ सकते हो आप। पैंजिया के बारे में पढ़ना है। पैंजिया क्या है? एक कॉन्टिनेंट था, द बिगेस्ट लैंड मास एवर इन द वर्ल्ड। ऐसे कॉन्टिनेंट था एक बहुत बड़ा सा, ये जैसे हमारा वर्ल्ड है, तो ऐसे पैंजिया था, सारा लैंड मास आइसोलेटेड था, कंसोलिडेटेड था, एक ही जगह पे था। जैसे अभी टूटे हुए हैं ना कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट उस तरफ है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट उस तरफ है, बीच में वाटर बॉडी है, ये है फिर। पर पहले क्या था, सारा ही जैसे अमेरिका मेरी बुआ के घर के पास था, ऐसे बोल सकते हैं। पर फिर वो ड्यू टू ड्रिफ्ट्स एंड ऑल, टेक्टोनिकल प्लेट्स ये सब होने की वजह से टूट गया, और फिर यहाँ पे जाके इंडिया बन गया, हमारा बहुत प्यारा देश। तो ऐसे हुआ था, और उसी की वजह से जब इंडिया नीचे से ऊपर, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था कि झारखंड वाला जो पोर्शन है ना, झारखंड इज द ओल्डेस्ट लैंड मास इन इंडिया। तो झारखंड वाला जो पोर्शन है, जब वो ऊपर यहाँ पे जाके ज्वाइन हुआ, तो यहाँ पे ड्यू टू कोलिजन पहाड़ बन गए। तो ऐसे ही ईस्टर्न घाट्स बने थे। बहुत डीप टॉपिक है, अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप खुद पढ़ सकते हो। ये सब कहीं पे पेपर में नहीं आएगा, आपको जितना यहाँ पे मैंने लिखा है वही सब पेपर में आएगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मेरे को लगा आप क्यूरियस हो गए तो मैंने आपको बता दिया। एंड या, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं हम कि पार्ट्स ऑफ की ईस्टर्न घाट्स कहाँ से रन करते हैं। उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, पूरा उड़ीसा नहीं आता, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, बस। ठीक है। वहां पे क्या वहां पे क्या था, अगर आपको याद है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला और तमिलनाडु, छह हो गए। और यहाँ पे क्या है? केरला नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, ऑपोजिट है, ईस्ट में है ना, तो ऐसे याद कर लेना। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा? नीलगिरी है। नीलगिरी में मैं आपको पहले बताया था कि नीलगिरी क्या है। नीलगिरी एक रेंज है, नीलगिरी एक रेंज है, और उसके अंदर ही एक नीलगिरी माउंटेन है। वेरी क्रिएटिव, राइट? तो नीलगिरी रेंज के अंदर एक नीलगिरी माउंटेन है, वो हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। और अब देखो, जैसे मैं आपको बताया कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो भी तमिलनाडु तक जा रही है, और जो ईस्टर्न घाट्स है वो भी तमिलनाडु तक जा रही है, और जो नीलगिरी रेंज है वो कहाँ पे? ईस्टर्न तमिलनाडु से, मतलब ईस्टर्न तमिलनाडु से केरला तक जाती है, मतलब यहाँ पे कहीं होंगी। तो आपको लग रहा नहीं है कि ये जहाँ पे मीट करते होंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, कहाँ पे मीट करते होंगे? यू गेस्ड इट करेक्ट गाइस, नीलगिरी में ही। तो ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी टू। तो नीलगिरी, आप नीलगिरी हिल्स को ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाँ ठीक है, वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। नीलगिरी रेंजेस में नीलगिरी माउंटेन है जो हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, और नीलगिरी रेंज कहाँ पे है? ईस्टर्न तमिलनाडु टू केरला। ठीक है, इजी है, सब आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको अभी, जब मैं वेस्टर्न घाट्स बता रहा था तब मैंने आपको एक प्लेन्स का थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था कि प्लेन्स कहाँ पे होते हैं। अब प्लेन्स कैसे बनते हैं, पहले ये बात करते हैं। प्लेन्स कैसे बनते हैं, जैसे गंगेटिक प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। गंगा, द होली रिवर। गंगा बहुत सालों से, बहुत ज्यादा सालों से अपना पानी लेके आ रही है, ठीक है, ऐसे वेस्ट बंगाल में जाती है वैसे। एक सेकंड, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं आर्ट। वेलकम टू शेफ्स आर्ट क्लास गाइस। तो गंगा, हमारी प्यारी गंगा, अरे यहाँ पे नहीं, रुको। हमारी प्यारी गंगा, अगर हम ऐसे बनाए इंडिया, थोड़ा सा ट्राई करें इंडिया बनाने का, कोई नहीं बोलेगा कि बहुत बुरा बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है, ठीक है। तो गंगा ऐसे आती है, ऐसे वेस्ट बंगाल से पानी छोड़ देती है। वेस्ट बंगाल में हुगली नाम बन जाता है, हावड़ा के नीचे हुगली है, ठीक है, हावड़ा के नीचे हुगली है, तो मतलब गंगा का नाम हो जाता है हुगली। गंगा शायद से ताप्ती हो, नहीं, हुगली होता है। तो हुगली बन के पानी छोड़ देती है। तो अब ये जो सारा एरिया है, इस सारे एरिया को हम बोलते हैं गैंगेटिक प्लेन्स। क्यों बोलते हैं गैंगेटिक प्लेन्स? क्योंकि गंगा अपने साथ जो पहाड़ों से मिट्टी, पत्थर, बाकी सेडिमेंट्री रॉक्स, बाकी जो सामान लेके आती है, वो सब यहाँ पे डिपॉजिट कर जाती है। और इतने सालों से गंगा पानी लेके आ रही है, सामान लेके आ रही है, तो आप सोचो कि कोई एक इंसान अपन कहीं से आ रहा है बड़ी दूर से, और अपना सारा सामान एक बीच में, एक रास्ते में बीच में छोड़ दे रहा है। तो वहां पे क्या होगा? विद टाइम ग्रेजुअली बहुत चीजें, बहुत ज्यादा सामान वो इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ
कि इतने सालों से गंगा पानी ला रही थी, अपने साथ पत्थर ला रही थी, तो यहाँ पे सारा जब डिपॉजिट हुआ तो यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स बन गए। अब क्या बात हुई कि गंगा का पानी है एक तरह से माना जाए तो प्लेन, मतलब यूनिफॉर्म वे में ही आ रहा है ना। मतलब ठीक है, कभी कभी आ जाता है फ्लड वगैरह, वो तो कभी कभी की बात है, पर ऐसे देखा जाए तो यूनिफॉर्मली ही आ रहा है। तो यूनिफॉर्मली आ रहा है तो यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली इज द कीवर्ड हियर। तो गंगा का पानी क्या कर रहा है, गंगा का पानी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली आ रहा है। गंगा का पानी यूनिफॉर्मली आके क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिपॉजिट कर रहा है। यूनिफॉर्मली डिपॉजिट होने से क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म वे में एक प्लेन बन जा रहा है। तो यूनिफॉर्म का ही है सारा खेल दोस्तों। यूनिफॉर्म करते करते हमने प्लेन बना दिया, तो यही है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी ऐसे बने थे। उसमें सी का भी, जो मतलब अरेबियन सी है, ईस्टर्न में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बे ऑफ बंगाल है, इस सब का भी वो है कि वो भी देखो, आप कभी बीच गए होगे तो वो सैंड कैसे बनती है। वो सैंड मतलब जो बीच में सैंड होती है, बीच बीच में शोर में जो सैंड होती है, वो कैसे बनती है, वो पानी अपने साथ जो मिट्टी लाता है, वो वहां पे सारी डिपॉजिट हो जाती है। वो डिपॉजिट होके क्या इकट्ठी होके क्या होती है, वहां पे मिट्टी मतलब सैंड आ जाती है। तो वही है दोस्तों कि कोस्टल प्लेन्स ऐसे ही बनते हैं। पानी अपने साथ कुछ लाता है, कुछ पत्थर वगैरह ये सब लाता है, और वो एक जगह सारे डिपॉजिट हो जाते हैं, और बहुत टाइम बाद वो जब एकदम यूनिफॉर्म हो जाता है, सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाता है सब कुछ, तो वहां पे प्लेन्स बन जाते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने अब इंडिया बना ही लिया है, तो यहीं पे यूज कर लेते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मैंने आपको बताया था यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें, जैसे हमने वहां पे किया है, यहाँ पे आप मान लो महाराष्ट्र है, MH, गणपति बप्पा मोरिया, ठीक है। यहाँ पे कन्नड़ा, इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, मसला हो सकता है। यहाँ पे कर्नाटका है, और यहाँ पे अपना केरला, ठीक है। तो महाराष्ट्र या बीच में छोटा सा गोवा भी है, पार्टी करने चलते हैं, आप लोग जाते हैं, हम भी जाएंगे किसी दिन, बाय गॉड्स ग्रेस। तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में क्या है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कोंकण प्लेन्स, ये याद करने वाली, ये याद कर लेना। ये एक बार आप मैप, पॉलिटिकल मैप लेना उसमें, या फिर फिजिकल मैप लेना। पॉलिटिकल लोगे तो आप स्टेट्स भी साथ में कर पाओगे, तो पॉलिटिकल मैप लेना, उसमें एक बार अच्छे से लेबल कर लेना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो महाराष्ट्र और गोवा के बीच में क्या है, कोंकण प्लेन्स है, ठीक है। यहाँ पे कोंकण है। कर्नाटका, कन्नड़ नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे कन्नड़ा प्लेन्स है। और केरला में मालाबार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मालाबार प्लेन्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मालाबार, ये जो मैंने लिखा है, इसको अपने दिमाग में फ्रीड कर लो, फ्रीड, फ्री मत करना, फ्रीड कर लेना, ठीक है। तो मालाबार प्लेन्स है। मालाबार प्लेन्स कहाँ पे है, केरला में। अब हम ईस्ट की तरफ जाएं तो वैसा ही है फिर से। इसको आप उड़ीसा मान लो, इसको आप आंध्र प्रदेश मान लो, मतलब ऐसे अंदर है ये, ऐसी है। और इसको आप तमिलनाडु मान लो। अब उड़ीसा में उत्कल प्लेन्स, उत्कल प्लेन्स। आंध्र में आंध्र प्लेन्स। कितना ज्यादा क्रिएटिव है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, आंध्र प्लेन्स। तो आंध्र प्रदेश में आंध्र प्लेन्स। और ये भी फिर से इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु में कोरमंडल प्लेन्स। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले मालाबार और कोरमंडल पोर्ट्स होते थे। जब मतलब थोड़ा कुछ इंडिपेंडेंस से भी थोड़ा पीछे, ब्रिटिश रूल से भी थोड़ा पीछे जाओगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये पहले तमिलनाडु, केरला ये सब नाम नहीं था। तो वैसे वही ये मालाबार और कोरमंडल वहीं से आया कि पहले उनका नाम ही वही था। पोर्ट्स का नाम ही मालाबार और कोरमंडल हुआ करता था, तो वहीं से आया है। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि वेयर इज, जैसे ये पूछ लेंगे कि मालाबार पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको क्या लिखना है। इधर अगर वहाँ पे घाट्स का हुआ, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट, तो आपको वेस्टर्न घाट करना है। अगर वहाँ पे स्टेट पूछा होगा तो आपको केरला करना है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और हाँ, एक और चीज, उत्कल प्लेन्स में जो उड़ीसा है, यहाँ पे एक चिलिका लेक है, चिलिका लेक, ये हाईलाइट कर लेते हैं। चिलिका लेक ये आगे जाके आपको बहुत काम आने वाली है, ये हर दूसरी जगह आ जाती है, ठीक है। चिलिका लेक, इसको याद रखना, दिमाग में रखना। तो आगे चलते हैं। आगे विल स्टडी अबाउट बॉर्डर। हम फौजी, इस देश की धड़कन है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉर्डर्स से पहले हमको नेबरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। अब ये जो मैंने कंट्रीज लिस्ट की है ना, ये अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से की, कौन सी कंट्री में वो कितनी अच्छी लगती है। तो सबसे ऊपर है भूटान, वेरी पीसफुल लोग भाई, बहुत प्यारी जगह है, ब्यूटीफुल जगह है भूटान, किसको नहीं जाना। भूटान के बाद नेपाल है। नेपाल में आजकल थोड़े मसले चल रहे हैं, पर चलो ठीक है, नेपाल भी बहुत प्यारा है। श्रीलंका बहुत प्यारा है, रावण रिप्रेजेंट। अफगानिस्तान का खाना बहुत अच्छा है। म्यांमार तानाशाही है। चाइना
पाकिस्तान पाकिस्तान को अगर आप कंट्री कंसिडर करते हो तभी करना, मतलब उतना कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं, पाकिस्तान का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आप नेबरिंग कंट्रीज याद कर लो, मतलब क्या ही याद करना है, ये तो दिखता है, सुनते हो इसके बारे में तो। हाँ, हाँ, एक और चीज़ की ये नोट्स जो है आपको उसमें मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से इनको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, अच्छे से खुद के भी नोट्स बना सकते हो। जैसे मैंने मतलब बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं लिख लिख के वो सब, तो आप वो भी खुद के अभी लेक्चर के साथ नोट्स बना सकते हो, बहुत आसान है। अब हमको क्या करना है कि बॉर्डर लाइंस जो है, तीन मेन बॉर्डर लाइंस है, वो याद करनी है। अब इंडो पाक बॉर्डर लाइन को बोलते थे रेड क्लिफ लाइन, इंडो चाइना को बोलते हैं द मैकमोहन लाइन, और इंडो अफगानिस्तान को बोलते हैं द ड्यूरेंट लाइन। अब ये इंडो जो है यहाँ पे इसको इंडोनेशिया मत मान लेना, इंडो मतलब इंडियन। ठीक है, तो ये तीन लाइंस ही हैं। देखो, हमको बाद में बॉर्डर लाइंस के बारे में ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल जाएंगे, वेन विल गो इंटरनेशनल, जब हम इंटरनेशनल जाएंगे तब हमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लाइन होंगी। यूएस से कनाडा की पढ़नी पड़ती है, जर्मनी की पढ़नी पड़ती है, ईस्टर्न जर्मनी होता था पहले, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी को कौन सी रेंज है उसको, तो हाँ एक रेंज है, यूरल है शायद से, हाँ यूरल ही है, तो वो करती है डिस्टिंग्विश, मतलब डिफरेंस बीच में बॉर्डर है, अलग करती है। तो हमको सबके बारे में पढ़ना है, तो ये भी याद कर सकते हैं। अब ये तीन आपने याद कर लो, बहुत आसान है, तीन ही है नाम। और हाँ, नेपाल और भूटान के साथ हमारा कोई नाम नेमिंग बॉर्डर लाइन नहीं है, बस एक दीवार है, एक तरफ रोड है और दूसरी तरफ रोड है। इतने पीसफुल कंट्रीज है नेपाल और भूटान, उनसे हम मतलब उनसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमको तो किसी किसी से प्रॉब्लम नहीं है, पर चलो ठीक है। अब आगे चले तो इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, कितना लंबा है अगर आपको जानना है तो 3300 किलोमीटर्स अप्रोक्स, इतना लंबा बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और चाइना कम सेकंड, मतलब सेकंड पे चाइना के साथ है ऑब्वियसली। और इंडिया हैज अ मैरीटाइम बॉर्डर विद श्रीलंका। अब ये कैसे, मैरीटाइम बॉर्डर क्या होता है, देखो ये इंडिया है, मतलब इंडिया का सदर्न पार्ट है, और ये यहाँ पे श्रीलंका है। अब इसके बीच में रोड तो कहीं नहीं है ना, तो और मतलब हाँ, अगर तुम बोलो कि राम सेतु है, पर राम सेतु अब एविडेंट नहीं रहा उतना, तो इसके बीच में रोड तो कोई नहीं है। अब इनके बीच में हमको बॉर्डर दिखाना, तो हम कैसे दिखाएंगे, हम वो दिखाते हैं वाटरवे से। ये जो है इसको बोलते हैं मेरीटाइम बॉर्डर। नाम से पता चल रहा है कि इंडिया हैज अ मेरिट, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस इतना जानना है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन आ जाए कि किस कंट्री के साथ इंडिया का मेरीटाइम बॉर्डर है, तो एक ही कंट्री है, उसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, इजी है, सॉर्टेड है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। अब आपको याद है मैंने आपको बोला चिलिका के बारे में, यार मतलब चिलिका नाम दिमाग में रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्स के बारे में हमको दो ही चीजें जाननी है, मतलब और कुछ तो है नहीं, कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है, वूलर लेक है, जेएनके में। ये नाम देखो, ज्योग्राफी में यही होता है, आपको नाम याद करने पड़ेंगे। इसमें कुछ आप वो मतलब थोड़ा बहुत लगा सकते हो, ट्रिक्स लगा सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो, पर उतना कुछ बड़ा आपको ना वो नहीं होगा आपको। ये रट्टा रट्टा, मैं नाम वर्ड नहीं लेना चाहता, पर हाँ ठीक है, रट्टा ही मारना पड़ता है। और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया कौन सी है, सांबर लेक। अच्छा, इसमें एक कैच है, तो लेक्स दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है इनलैंड लेक। इनलैंड लेक क्या होती है, जैसे एक पानी का बॉडी, वाटर बॉडी है, और वो हर एक तरफ से लैंड से इंटरलॉक्ड है, मतलब उसके हर एक तरफ लैंड है, हर एक तरफ जमीन है। ठीक है, ये सारी जमीन है और उसके बीच में पानी है, पानी इकट्ठा है, फिर कैसे भी किसी स्ट्रीम से कुछ हो रहा है, उसको बोलते हैं इनलैंड लेक। एक होता है लगून। लगून क्या होता है, लगून होता है कि एक जैसे कुछ रिवर आ रही है या सी है, सी की एक एक्सटेंशन है, और एक तरफ से जमीन है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक लगून फॉर्म हो गया, कि एक तरफ से या तो सी है या कोई रिवर है, और एक तरफ से मतलब ये पूरी हर एक तरफ से जमीन नहीं होती, यहाँ पे एक तरफ से खुला होता है और वहां से पानी आता जाता रहता है, उसको फ्रेश वाटर लगून या फिर कुछ भी लगून बोलते हैं, तो उसको लगून बोलते हैं। ठीक है, तो लगून और इनलैंड लेक के बीच में डिफरेंस पता चल गया आपको। तो अब आपसे लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया के बारे में पूछे तो दो हैं। एक है सांबर लेक, जो राजस्थान में है। ये इनलैंड लेक है, इनलैंड लेक मैंने आपको बताया हर एक तरफ से इंटरलॉक। और अगर आपसे पूछे कि मतलब अगर आप पूछे लगून कौन सा है, तो चिलिका लेक है उड़ीसा में।
अब स्पेसिफाई मोस्टली कर देते हैं वो पेपर में कि ऐसे ही पूछेंगे कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक विच इज अ लगून, ऐसे कौन सा इंडिया में। तो तब अगर आपसे स्पेसिफाई किया होगा तो आपको चिलिका लिखना है, और अगर आपसे ये स्पेसिफाई किया होगा इनलैंड है तो आपको सांबर लिखना है। और आपसे कुछ स्पेसिफाई ना किया होगा, बस ये पूछा होगा कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो आपको चिलिका लिखना है जस्ट बिकॉज इट इज बिगर इन साइज। पर अगर आपको स्पेसिफाई किया हो कि इनलैंड कौन सी है या लगून कौन सा, तो आपको पता आपको क्या करना है, ठीक है। अब डैम्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डैम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डैम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डैम्स का भी यही है, मतलब हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हाँ कैक्स का बड़ा मतलब लंबा डैम है या फिर चौड़ा डैम है या ज्यादा पानी, ऐसे एक डैम को हम नहीं बोल पाते कि ये सबसे बड़ा है। तो अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे बड़े बिगेस्ट डैम बाय हाइट टिहरी डैम उत्तराखंड में है। हाइट मतलब सबसे लंबा डैम है, लंबा इन द सेंस ऊंचा, ऊंचा डैम है। और बिगेस्ट बाय वॉल्यूम मतलब कौन सबसे ज्यादा पानी स्टोर कर पाता है, दैट इज इंदिरा सागर डैम विच इज इन मध्य प्रदेश। फाइनली मध्य प्रदेश का नाम आया कहीं पे। एंड द लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा डैम जो है मतलब बाय लेंथ, सबसे मतलब जिसको चलने में बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी आपको, वो है हीराकुद डैम। अब हीराकुद डैम उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिलिका लेक है। अब एक और फन फैक्ट, ये जो हीराकुद डैम है ये चिलिका लेक के साइड में ही है। तो चिलिका लेक यहाँ पे भी आ गई। चिलिका लेक यहाँ पे भी आ गई। मेरी राइटिंग को क्या हो गया है। चिलिका लेक यहाँ पे भी आ गई। तो चिलिका लेक आप कहाँ कहाँ से ला सकते हो। एक तो आपको मैंने बताया था कि उत्कल, वो है उत्कल प्लेन्स है। उत्कल प्लेन्स जो है वो उड़ीसा में है। वो भी चिलिका की वजह से ही बने हैं, ठीक है। चिलिका लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है, मतलब लगून भी है, सॉल्ट वाटर लगून। और लॉन्गेस्ट डैम भी चिलिका के साइड में ही है। तो चिलिका तीन जगह हो, तो आपको ऐसे ही पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप एक चीज से दूसरी चीज याद रख सकते हो, दूसरी चीज से तीसरी चीज याद रख सकते हो। आपको ईस्टर्न घाट्स की तरह नहीं होना है। आपको नहीं लाना है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, आपको याद रखना है। तो आगे क्या है। आगे है अब आपको क्या करना है। आज का लेक्चर तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है एक आपको मैप लेके आना है, एक या दो। एक ले आओ आप पॉलिटिकल मैप, ठीक है। और एक ले आओ आप फिजिकल मैप। और एक आप करो, मतलब एक प्रिंट आउट ले आओ एक मैप का, जिसमें मतलब एक मैप का प्रिंट आउट ले आओ जिसमें सब कुछ दे रखा है, सब कुछ इन द सेंस कि रिवर्स वगैरह डैम्स वगैरह दे रखे हैं, मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। वो प्रिंट आउट ले आओ या तो फोन में ही देख लेना। और उसकी वजह से, उसकी मदद से ना, जो प्रिंट आउट या फिर आप फोन में जिसमें सारा रेफरेंस है, सब कुछ दे रखा है, उससे आप जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो सब कुछ इन दोनों मैप्स में फिल आउट करो, ठीक है। और इन दोनों मैप में फिल आउट करने के बाद उसको 2-3 दिन तक देखो। और फिर इन दोनों मैप्स को फेंक के ट्राई करो कि आप एक मैप और लाके बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी हेल्प के खुद बना पाओ, वो पूरा मैप लेबल कर पाओ। और फिर वो एक बार मैप लेबल हो जाए उसको अपनी आंखों के सामने रख देना, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ये यूज किया था और इट वाज वेरी हेल्पफुल। मेरे एक टीचर थे मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था एक पेपर की, तो मेरे एक टीचर हुआ करते थे ऋचा मैम, उन्होंने ये बोला था कि शायद तू पढ़ तो लेगा सब कुछ, पर जब तक तू इसको विजुअलाइज नहीं कर पाएगा ना, ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी पढ़ाते थे मेरे को, मतलब पूरा ये जीटी पढ़ाते थे तो उसमें ज्योग्राफी पढ़ाते थे। तो उन्होंने बोला शायद तू पढ़ लेगा, पर जब तक उसको विजुअलाइज नहीं कर पाया तब तक तू एकदम मतलब एकदम से करेक्ट आंसर तेरे दिमाग में नहीं आएगा, स्ट्राइक नहीं करेगा। तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि जितने ज्यादा से ज्यादा तू मैप्स भर सकता है, इस सब ज्योग्राफी के मैप्स भर सकता है या फिर करंट अफेयर्स अपने सामने लिख के उसको किसी से चीज से रिलेट कर सकता है, तब जितना ही तेरे लिए अच्छा होगा। तो आप भी यही करो, मैप्स बनाओ, अच्छे से लेबल करो। मतलब मैं तो आलसी था, तो मैं तो सिर्फ एक पेन से लेबल करता था, ब्लू पेन से, पेंसिल भी यूज नहीं करता था। आप कलरफुल बना दो, मतलब ड्राइंग ही बना दो उसको, इतना सुंदर बना दो कि लगे कि पेंटिंग बना रखी है। तो उसको ऐसी जगह पेस्ट कर दो जहाँ पे आपकी नजर पड़ती रहती है, जहाँ पे आप पढ़ते हो उसके सामने पेस्ट कर दो, ताकि आपको दिखता रहे। और वो दिखता रहेगा ना तो आपके दिमाग के थ्रू होता रहेगा, आपको ऐसा लगता रहेगा ठीक है ये पढ़ना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और वो खुद याद हो जाएगा। और पेपर के टाइम पे यही आता है, पेपर के टाइम पे आप सोचने नहीं बैठ सकते कि हाँ माउंट एवरेस्ट की कितनी ज्यादा, कितना एल्टीट्यूड है, कहाँ पे है, आपको याद आना चाहिए 8848 मीटर और नेपाल में, ठीक है। तो ये वेरी हेल्पफुल है। और हाँ, तो दिस वीडियो माइट बी गोइंग टू यूट्यूब एज अ व्हाट डू वी से दैट, वीडियो लेक्चर, एज अ वीडियो लेक्चर, एज अ वीडियो लेक्चर जा रहा होगा ये यूट्यूब पे एज अ
डेमो क्लास दिमाग में नहीं आ रहा था, डेमो क्लास जा रहा होगा, एज ए डेमो क्लास जा रहा होगा। तो हम आपको बताया है हमने कि हम विजय बैच लॉन्च कर रहे हैं, विजय बैच लॉन्च हो गया है। और ये ठीक है, ऐसे ही बता देंगे। विजय बैच जो है हमारा एनसीईटी का, जिससे आपका क्रैक एंड सेट हो जाएगा। वो लॉन्च हो रहा है। अभी करंट प्राइस क्या है उसका, मतलब नॉर्मल प्राइस तो हमने उसका 2000 रखा था, पर करंट प्राइस उसका चल रहा है 1499, राइट। पर इसमें हम और 100 रुपीज ऑफ कर रहे हैं फॉर द अर्ली ब्लूमर्स, जो जल्दी हमारे पास आ रहे हैं, उनके लिए और 100 रुपीज कट हो रहा है। तो अब हमारा कितना हो गया, 1399। तो अगर हम 1399 में आपको ऐसे लेवल का कंटेंट दे रहे हैं, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम जहाँ पे आपको लगेगा कि ओवर प्राइस्ड और वर्थ इट नहीं है। और आपको लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, तो आप बताओ, आप खुद सोचो कि आगे तो इससे भी अच्छा होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, ये तो मतलब है, उतना नहीं है, पर आगे तो हम इससे भी और अच्छा करने वाले हैं। तो वही है, पढ़ो, मजे भी करो, सिर्फ पढ़ो मत। और क्या बोलूं, मतलब मैं, हाँ, टेक अ कोर्स भाई। आई गेस दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये सब करने की ट्राई करना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। एंड या, आई विल सी यू सून। आई डोंट नो कितना सून, पर ठीक है।